हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, जहां पर आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, आज हम कवर कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का फोर्थ वीडियो। ये इसका लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम क्लबिंग ऑफ इनकम का पार्ट कवर करेंगे, फिर दोनों टॉपिक को मिला के इनके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, आज के टॉपिक में सबसे पहला पार्ट देख रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम बाई क्लोजली हेल्ड कंपनी टू रेसिडेंट, सेक्शन 56 सबसेक्शन 27B। यहाँ पे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है। ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं होती। ठीक है, मैंने क्या बताया, ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं होती। इसका मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड है वही क्लोजली हेल्ड कंपनी कहलाती है। तो अब पब्लिक लिमिटेड क्या हुई, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। ठीक, तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड अगर शेयर इशू कर रही है, शेयर का मतलब इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, और प्रीमियम पे इशू कर रही है किसको, रेसिडेंट पर्सन को, पिछले साल के दौरान, तो इशू प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल अमाउंट होगा क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए। यहाँ पे ऐसे बोल रखा है। डिटेल पार्ट कवर कर लेते हैं, और वैसे भी एग्जांपल भी मैंने साथ में कवर कराया तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट में यही बोल रखा है कि इशू प्राइस ऑफ शेयर माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। आपको पता है कि जैसे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, 20% प्रीमियम पे इशू करे तो कितने मिल जाएंगे कंपनी को, 12 रुपीज़ मिलेंगे पर शेयर के। फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है 11 रुपीज़, क्योंकि कम है, तब जाके ही तो डिफरेंस का पार्ट होगा। क्योंकि अगर फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू कम होनी चाहिए इशू प्राइस से, यानी इशू प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। तो 12 में से 11 गए, 1 रुपी पर शेयर का जो डिफरेंस है वो कंपनी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट दे रखा है, याद रखना कि जो पर्सन है वो रेसिडेंट होना चाहिए जिसको भी इशू किए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सेक्शन 56 सबसेक्शन 27B डील्स एज अंडर ए कंपनी नॉट बीइंग ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है, ये बोला नॉट बीइंग ए कंपनी, इसका मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड जब शेयर इशू करती है जिसमें प्रेफरेंस भी हो सकते हैं और इक्विटी हो सकते हैं, जो कि किस पे इशू किए हैं, प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सच कंपनी रिसीव्स कंसिडरेशन अगेंस्ट सच शेयर फ्रॉम ए रेसिडेंट पर्सन। जिसको इशू किए हैं यानी जो अलॉटी है वो रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। ठीक, तो वही कंसिडरेशन देगा कंपनी को, ना कि नॉन रेसिडेंट पर्सन। सच कंसिडरेशन एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इशूड शेयर। तो आपको पता है कि जो इशू प्राइस है वो ज़्यादा होनी चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू से। फिर बोल रहा है कि जो ये जो एक्सिस कंसिडरेशन होगा, यानी जो भी डिफरेंस का पार्ट होगा, वो रिसिपेंट कंपनी की इनकम ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट थे सिंपल सिंपल से, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिए। फिर देखिए, बोल रहा था अलॉटी, यानी जो रेसिडेंट पर्सन है, तो बोला था अलॉटी शुड बी रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच शेयर्स आर इशू टू हिम। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन को क्या है शेयर इशू किया है वो रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए, आपको पता है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मेन लाइन है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, जब शेयर इशू करे, मान लीजिए कि वो नॉन रेसिडेंट था, लेकिन उसके बाद उसी साल में वो रेसिडेंट हो गया। मैंने क्या बताया, जब शेयर इशू करे वो नॉन रेसिडेंट था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, वो रेसिडेंट हो गया उसी साल के दौरान, तो तब भी ये पार्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, और जो प्राइवेट लिमिटेड है उसके लिए टैक्सेबिलिटी का पार्ट आ जाएगा, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट से रेसिडेंट उसी साल के दौरान हुआ है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो रेसिडेंट होना चाहिए, शुड बी। ठीक है, द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार और एट डिस्काउंट इवन दो इशू प्राइस ऑफ सच शेयर एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू। चाहे फेयर मार्केट वैल्यू से इशू प्राइस ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन वो पार पे नहीं होने चाहिए और डिस्काउंट पे नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये जो प्रोविजन है वो प्रीमियम वाले शेयर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ सच कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ आफ्टर इशुएंस ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो प्राइवेट कंपनी है जिसने शेयर इशू करे हैं, तो शेयर इशू करने के बाद अगर वो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती है उसी साल के दौरान, याद रखना उसी साल के दौरान, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि साल के दौरान वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ही रहनी चाहिए, यानी क्लोजली हेल्ड कंपनी ही रहनी चाहिए, यानी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं हो वो रहनी चाहिए। लेकिन साल के दौरान अगर पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड हो जाती है, इसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती है, शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में, तो जनरली हम बोलेंगे कि प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो उसी साल के दौरान हो गई है। अब देखिए, इसके बाद एक्सेप्शन दे रखा है, इफ़ कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर इज रिसीव्ड बाय। अब देखिए, एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया कि क्लोजली हेल्ड कंपनी भी है, कहने का मतलब जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं है, यानी एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड भी है, लेकिन अगर शेयर इशू करने पर जो पैसा मिल रहा है और आपको पता है कि इशू प्राइस ज़्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू से, तब भी टैक्सेबिलिटी का पार्ट नहीं आएगा। इसे बोलते हैं एक्सेप्शन, यानी अपवाद। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, इफ कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर इज रिसीव्ड बाय वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी। आपको पता है कि देखिए, एक इन्वेस्टर होगा, मान के चलिए वो स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। स्टार्टअप कंपनी क्या होती है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि छोटे बिजनेस होते हैं जो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, उनके ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है कि फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, यानी वेंचर कैपिटल कंपनी है, वो एक तरीके से उन कंपनी के शेयर खरीदने की करती है। ठीक है,
तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने शेयर इशू करे और वेंचर कैपिटल कंपनी ने जो स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रही है, एक तरीके से उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई आगे, अभी तो क्या है कि ये छोटी कंपनी है, ये जो अंडरटेकिंग है छोटी है, लेकिन फ्यूचर में धीरे धीरे करके बड़ी हो जाएगी, तो बाद में रिटर्न मिलने की बहुत अच्छी उम्मीद है। तो ये वेंचर कैपिटल कंपनी क्या करती है, एक तरीके से शेयर खरीद लेती है और ये इशू करती है। तो इशू करने पर जो कंसिडरेशन मिला इस अंडरटेकिंग को, वो एक तरीके से टैक्सेबल नहीं होगा। यानी जो भी डिफरेंस का पार्ट है मैंने बताया, इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, वो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर आपको बोल रहा है कंपनी फ्रॉम ए क्लास ऑफ पर्सन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी कंपनी नोटिफाइड की गई है या क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड किए गए हैं, अगर उस केस में उन कंपनीज को क्या मिल रहा है, शेयर इशू करने पर पैसा मिल रहा है और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कम है, इशू प्राइस ज़्यादा है, तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने इलस्ट्रेशन ले लिया, इसमें क्या बोल रहा है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(7)(b इन द फॉलोइंग सिचुएशन, शेयर इशूड बाय पी, और ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ये प्राइवेट है, तो पी प्राइवेट लिमिटेड, क्यू प्राइवेट लिमिटेड, आर प्राइवेट लिमिटेड, एस प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे दे रखा है। किसको इशू किया, मिस्टर ए को। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा, तो हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंट पर्सन है। फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज़, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 12। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ये पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, ऐसे बोल सकते हो ना आप जनरली। और आपको बताया कि डिस्काउंट पे वैसे भी कंपनी इशू नहीं करती, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा शेयर पार पे और प्रीमियम पे इशू होते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर फिर भी डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। तो देखिए जनरली पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे जो भी पार्ट है वो कंसिडरेशन का पार्ट है, याद रखना। तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और 11 रुपये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी ने प्रीमियम पे इशू करे हैं। तो ये इशू प्राइस है और ये फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन आपको बताया कि देखिए फेयर मार्केट वैल्यू कम होनी चाहिए और इशू प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इशू प्राइस कम है, इशू प्राइस कम है। अब देखिए क्यू लिमिटेड ने बी लिमिटेड को इशू करे, फेस वैल्यू 10 वाली थी, 9 में इशू करे, मतलब डिस्काउंट पे इशू करे। तो आपको पता है कि डिस्काउंट पे जब भी इशू करते हैं 10 वाले 9 में, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता ही नहीं है, ठीक है। चाहे हम बोल सकते हैं कि इशू प्राइस ज़्यादा भी हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मैं इशू प्राइस 9 रुपीज़ बोल रहा हूँ डिस्काउंट पे, और फेयर मार्केट वैल्यू कम होती है यानी 7 रुपीज़, तो आप क्या बोलोगे, सर 9 में से 7 गए 2 रुपीज़। तो मैं बोलूँगा गलत है, क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू करे, इसलिए जनरली ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। चाहे फेयर मार्केट वैल्यू कम हो इशू प्राइस से, तब भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करें, समझ गए। इसी तरीके से देखिए याद रखना कि प्रीमियम से रिलेटेड है, ये जो सेक्शन है प्रीमियम से रिलेटेड है। आर लिमिटेड ने मिस्टर सी को इशू करे, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज़ की ही फेस वैल्यू पे बोल दिया, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 5। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, पार पे, तो पार भी नहीं चलता, डिस्काउंट भी नहीं चलता, सीधी सी बात है, तो अब भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए एस ने क्या करा, एस लिमिटेड ने, प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर डी को इशू करे 10 वाले 20 पे, तो जनरली ये प्रीमियम पे। और आपको बताया कि फेयर मार्केट वैल्यू 15 रुपीज़ है, तो 20 और 15 का डिफरेंस, क्योंकि देखिए केस पूरा आ रहा है कि रेसिडेंट को होने चाहिए, शेयर होने चाहिए, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। फेस वैल्यू जब भी हम बोल रहे हैं उस पर नहीं होने चाहिए, प्रीमियम पे होने चाहिए। देखो प्रीमियम पे हो गया तो ये इशू प्राइस है, और फेयर मार्केट वैल्यू कम होनी चाहिए इशू प्राइस से। तो जो डिफरेंस का पार्ट है 5 रुपीज़ पर शेयर, वो एस प्राइवेट लिमिटेड के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2.7b के अकॉर्डिंग। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टी प्राइवेट लिमिटेड है, मिस्टर ई नॉन रेसिडेंट को इशू करे। देखिए जैसे ये आ गया, तो आपको पता है कि आगे का पार्ट आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे प्रीमियम पे हो, ये बोल रहा है प्रीमियम पे 10 वाले 25 पे, और मार्केट वैल्यू कम है, लेकिन क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जिसको इशू कर रहे हैं वो नॉन रेसिडेंट है, मतलब जो अलॉटी है वो रेसिडेंट होना चाहिए, ना कि नॉन रेसिडेंट। फिर देखिए यू प्राइवेट लिमिटेड है, उसने नॉन रेसिडेंट को इशू करे, कब, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर वो नॉन रेसिडेंट था, लेकिन बाद में प्रीवियस ईयर के दौरान वो रेसिडेंट हो गया, तो अच्छी बात है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर प्रीवियस ईयर के दौरान वो रेसिडेंट हो जाता है तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, पर साथ में ये भी देखना कि इशू प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए और जो फेयर मार्केट वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इशू प्राइस 35 है कि 10 वाले 35 में इशू किए गए, ये कंसीडरेशन दिखा रहा है यार रखना, और ये फेयर मार्केट वैल्यू जो डिफरेंस है वो 15 रुपीज़ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा कंपनी के हैंड में। फिर देखिए क्या बोल रहा है, वीपी लिमिटेड यानी वी प्राइवेट लिमिटेड, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सच कंपनी हैज़ लिस्टेड इटसेल्फ इन द एनएसई आफ्टर इशुएंस ऑफ शेयर, यानी पहले ये प्राइवेट लिमिटेड थी, उसके बाद उसने क्या करा, शेयर इशू करने के बाद खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर दिया, मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, पब्लिक लिमिटेड बन गई, यानी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है, तो इस पर भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, यानी क्लोजली हेल्ड कंपनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वी ने मिस्टर जी को ट्रांसफ़र किए थे, इशू किए थे शेयर 10 रुपीज़ वाले, किसमें 50 में, तो आपको बताएगी प्रीमियम पे, अच्छी बात है।
यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू कम है लेकिन प्रोविजन अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था पिछले साल के दौरान। सिंपल सा पार्ट। फिर देखिए अगला प्रोविजन क्या बोल रहा है। जब मैंने आपको कैपिटल गेन का टॉपिक कराया था, और ये तो मैंने पब्लिकली भी वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, जिसमें मैंने बताया था कि इनिशियल कंपनसेशन क्या है, एनहांस क्या है, रिड्यूस कंपनसेशन क्या होता है। जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी या ज़मीन ले लेती है अपने अंडर में, क्योंकि वो उनके प्रोजेक्ट के बीच में आ रही है, तो आपको क्या प्रोवाइड करती है, कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। तो कैसे टैक्सेबिलिटी का पार्ट आएगा कैपिटल गेन में, वो आपको पता है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, गवर्नमेंट लेट करती है जो भी अमाउंट देती है, या जो एनहांस कंपनसेशन है, जब कंपनसेशन बढ़ा तो उसको भी लेट कर रही है देने में, तो आपको जनरली इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी टैक्सेबल होता है। तो ये बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन ऑब्लिक एनहांस कंपनसेशन फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सेक्शन 56.8 यानी सबसेक्शन 8 टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिसिप्ट। ये बोल रहा है कि जिस साल रिसिप्ट हुआ है उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर फॉर विच इट इज़ पेड एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द असेसी। इसका मतलब कंपनसेशन चाहे कभी मिला हो, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट कंपनसेशन जैसे आपको मिला 2017-18 में, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट कब मिला है ये बोल रहा है। तो टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिसिप्ट, जब इंटरेस्ट मिला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर फॉर विच इट इज़ पेड एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द असेसी। इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं कि कंपनसेशन आपको चाहे 16-17 का मिले, 15-16 का मिले, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है जिस साल मिल रहा है उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे देखिए, और देखिए याद रखना कि मैंने इसके क्वेश्चन भी नीचे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो आपको ही सॉल्व करना है क्योंकि सिंपल सा है, और इसका आंसर भी मैंने ही कवर करके दे रखा है, तो कोई ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी और आराम से वो इलस्ट्रेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए ये भी पार्ट आपने कैपिटल गेन में कवर किया था कि आपने क्या करा, जैसे मान के चलिए अपनी कोई कैपिटल से ट्रांसफ़र करने की सोची, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, सामने वाले ने आपको एडवांस दे दिया, जैसे आपकी प्रॉपर्टी कितने की है, 50 लाख की है, और सामने वाले ने आपको 1 लाख का एडवांस दे दिया, लेकिन जैसे ही एग्रीमेंट की डेट आई वो कंटिन्यू नहीं कर पाया सामने वाला, तो आपने उसका एडवांस अमाउंट फॉरफिट कर दिया, तो एक तरीके से आपकी इनकम का पार्ट हो गया। तो ये बोल रहा है कि अगर एडवांस आपको रिसीव होता है और आप उसको जब्त कर लेते हो, क्योंकि एग्रीमेंट पूरा नहीं हो पाया, तो 31 मार्च 14 तक क्या होता था, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस किया जाता था। ये मैंने आपको कैपिटल गेन में भी बताया हुआ है। लेकिन अगर वही एडवांस आपको रिसीव होता है और आप फॉरफिट कर देते हो, कह रहा है रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड, याद रखना दोनों, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 14, तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, एंड दस सच एडवांस वुड नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। तो मैंने बताया था कि वो कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस नहीं होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद से प्रोविजन चेंज हो गया और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गया है। ठीक है, अब आपके 2 पॉइंट और बचे सिंपल से, परमिसिबल और जो परमिसिबल नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है, परमिसिबल डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए आप इनकम कमाते भी हो तो ये बोल रहा है कि उस पर खर्चा भी करते हो, जैसे आप बिजनेस करते हो तो आपको पता है कि पीजीबीबी में अलाउड एक्सपेंस भी होते हैं, डिसअलाउड भी होते हैं, लेकिन आप क्या लेते हो, अलाउड ही लेते हो, अलाउड इनकम लेते हो। तो अलाउड इनकम कमाने के लिए जो अलाउड एक्सपेंस किए, जो इनकम टैक्स के प्रोविजन में अलाउ है, लेस करते हो, वो पीजीबीपी के लिए। वैसे ही बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो भी जा रही है उसके लिए भी खर्चे करते हो। तो कौन कौन से परमिसिबल हो सकते हैं, कौन कौन सी डिडक्शन आपको अलाउ हो सकती है, तो देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, कमीशन एंड रेमुनरेशन। ये बोल रहा है कि जैसे आपको डिविडेंड मिला या इंटरेस्ट मिला, तो जनरली उसको वसूलने के लिए आपने क्या करा, जो कमीशन, रेमुनरेशन या जो भी कलेक्शन चार्जेस पे किए, ऐसा भी हो सकता है। तो बोल रहा है अगर आपने पे किया है तो वो अलाउ हो जाएगा। पेड टू एनी पर्सन टू रियलाइज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इफ सच इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट। याद रखना अगर टैक्सेबल है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्योंकि आपने जनरली अगर बिजनेस की बात करोगे तो वो पीजीबीपी में आएगा और आपको पता है कि वो उसमें अलाउंस आपको अलाउ होगा, या जो भी खर्चे हैं एक्सपेंसेस अलाउड होंगे। अब देखिए फैमिली पेंशन, जैसे मैंने क्या बताया था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को क्या करता है, पेंशन देता है, तो वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है। लेकिन जैसे उसकी डेथ हो जाती है तो वो डिजीज्ड पर्सन के जो फैमिली को फैमिली पेंशन मिल रही है, यानी जिस पर्सन की डेथ हो गई उसकी फैमिली को जो फैमिली पेंशन मिल रही है, तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। किस में होती है, इनकम फ्रॉम, एक मिनट ही हटा देता हूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। अब उनको डिडक्शन भी मिलती है। डिडक्शन क्या है, लोअर ऑफ 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड, जो भी पेंशन रिसीव है उसका 1/3, दोनों में से जो लोअर है वो डिडक्शन मिल जाएगी। याद रखना डिडक्शन वैसे भी हायर की थोड़ी मिलती है, नॉर्मली लोअर की ही मिलती है। फिर देखिए आपने ऊपर जो ये पार्ट पढ़ा कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो भी कंपलसरी आपकी एसेट का एक्विजिशन किया था गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्वायर हुआ था उस पर आपको लेट अमाउंट मिला, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो आपके लिए टैक्सेबल है। लेकिन साथ में आपको 50% डिडक्शन भी मिल रही है। ठीक,
तो ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन, उस केस में क्या है 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपको पता है कि जिस ईयर रिसिप्ट हुआ उसी ईयर टैक्सेबल है, तो उसका 50%, जिस ईयर में जितना रिसिप्ट हुआ उसका 50% आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से बोल रहा है इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑब्लिक फर्नीचर ऑन हायर विद और विदाउट बिल्डिंग। ये बोल रहा है कि जनरली क्या करते हैं हम, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एक किराए पे देते हैं, उससे रिलेटेड जो इनकम हुई उस केस में भी आपको खर्चे अलाउ हो सकते हैं। कह रहा है इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर ऑन हायर विद और विदाउट बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ या बिना बिल्डिंग के आप प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर किराए पे देते हो, तो उसकी जो इनकम होती है उसमें से क्या खर्चे लेस कर सकते हो। तो बोल रहा है फॉलोइंग आइटम्स आर अलाउड ए डिडक्शन इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। जिसने पीजीबीपी अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि ये जनरली पीजीबीपी में अलाउ होते हैं। तो वैसे ही अगर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है तो ये खर्चे अलाउ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर पे क्या करा होगा, करंट रिपेयर। कैपिटल रिपेयर नहीं बोल रहा, करंट रिपेयर। एक तरीके से आप बोल रहे हो कि उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसको सही करने के लिए। कैपिटलाइज का तो मतलब क्या हो गया कि उसकी आप एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम कैपिटल रिपेयर की बात नहीं कर रहे, करंट रिपेयर की बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी उसको चलाने के लिए, ऑपरेशनल काम करने के लिए एक तरीके से हम उसकी रिपेयर करवाते रहते हैं। जैसे मोटर है, मोटर ख़राब हो जाती है तो उसकी रिपेयर करवाते हैं, यही पार्ट हो गया। ठीक, व्हीकल है तो व्हीकल का जनरली हम रिपेयर करवाते हैं, तो वो पार्ट हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज ऑब्लिक डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑब्लिक फर्नीचर। तो आपको पता है कि नुकसान होने के चांस हो सकते हैं, तो आप जनरली क्या करते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो भी अलाउ है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी ऑब्लिक फर्नीचर ड्यू। कितने सिंपल है जो आपने देखे। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि देखिए क्या होता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। आपको पता है कि मैंने आपको प्रोविडेंट फंड बताया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बताया। जनरली ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें क्या होता है कि जितना एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है उतना ही एम्प्लॉयर भी क्या करता है, अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करता है। जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉयर को एक पर्टिकुलर डेट में, मैंने आपको बताया था कि 15 या 21 दिन के अंदर जनरली जमा कराना होता है। अलग अलग एक्ट होते हैं, एक ईपीएफ एक्ट होता है, एक ईएसआई एक्ट होता है। उसके अकॉर्डिंग ड्यू डेट से पहले जमा कराना होता है, ड्यू डेट तक में जमा कराना होता है एक तरीके से। अगर वो जमा नहीं करा हुआ था तो वो एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाती है, यही बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ इज ट्रीटेड एज इनकम इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर। सीधी सी बात, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी कर रहा है वो एम्प्लॉयर के हैंड में इनकम मानी जाएगी, लेकिन सच एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इज अलाउड एज डिडक्शन टू द एम्प्लॉयर इफ रेमिटेड बिफोर ड्यू डेट। अगर वो ड्यू डेट से पहले वो जमा करा देता है अगर एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर को क्या हो जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। यानी एम्प्लॉय का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको ड्यू डेट से पहले जमा कराना है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी, वरना वो उसकी इनकम का पार्ट बन जाएगी। यानी मान के चलिए एम्प्लॉय ने 10,000 कॉन्ट्रीब्यूट किए, एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो एम्प्लॉयर के पास आए तो एम्प्लॉयर को जो ड्यू डेट है उसके अंदर जमा कराना जरूरी है, नहीं तो ये इनकम का पार्ट ही रहेगा, उसको लेस यानी डिडक्शन का पार्ट नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन लेने के लिए ड्यू डेट से पहले जमा कराना पड़ता है। ये मैंने आपको कैपिटल गेन वाले पार्ट में समथिंग, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, या पीजीपीपी वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, याद रखना। ठीक है, मोस्टली मेरे को याद आ रहा है पीजीपी वाला पार्ट में मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे ये क्यों आ गया, क्योंकि अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है तो उसका पार्ट भी कहाँ जाएगा, यहीं पे ही जाएगा, यानी जो खर्चे हैं वो यहीं पे अलाउ होंगे। एनी अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, अगर वो बिजनेस में है तो बिजनेस में खर्चे अलाउ होंगे, अगर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के पार्ट में है तो यहाँ पे अलाउ होंगे। अब देखिए आपको बोल रहा है इन एडमिसिबल डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन 58। तो देखिए इसमें बेसिक ही दे रखे हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस में क्या बोल रहा है, आपको पता है कि एसएससी के जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंस है जनरली वो अलाउ होते ही नहीं है। ठीक, बिजनेस में भी नहीं अलाउ होते तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड में अलाउ नहीं होंगे। वैसे कैजुअल इनकम आपको पता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है। तो आपको पता है कि हॉर्स रेस, जैसे घोड़े पे दाव लगाया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, लॉटरी, आपने लॉटरी टिकट खरीदी, तो बोल रहा है कि लॉटरी टिकट खरीदने का जो खर्चा हुआ वो थोड़ी अलाउ होगा, वो नहीं अलाउ होगा। जो आप जीतोगे उस पर जनरली क्या हो जाएगा, 30% टैक्स का पार्ट अप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको बताया था रेसिडेंट पर्सन के केस में 30% और नॉन रेसिडेंट पर्सन के केस में 30%, प्लस अगर कोई सरचार्ज है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से जो 4% का है वो भी लग जाएगा। देखिए यार ना, हॉर्स रेस पे आप क्या कर रहे हो, दाव लगा रहे हो, आपके खुद के घोड़े नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज है, इसका मतलब क्या है, आप जो हॉर्स रेस होती है उससे रिलेटेड जो हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं, उसको ओन कर रहे हो, यानी आप उनके ओनर हो, उनको मेंटेन करने का काम करते हो, तो जो भी एक्सपेंस होंगे वो अलाउ हो जाएंगे क्योंकि आपका वो काम है। लेकिन जो एक पर्सन क्या कर रहा है, वो विन लॉस का कर रहा है पार्ट, कहने का मतलब वो दाव लगा रहा है कि पहले ये घोड़ा जीतेगा या ब्राउन वाला जीतेगा या वाइट वाला जीतेगा, तो वो तो दाव लगा रहा है,
तो वो तो एक तरीके से कैजुअल इनकम का पार्ट कर रहा है, वो तो जीत भी सकता है हार भी सकता है। अगर वो जीत जाता है तो टैक्सेबल हो जाता है, और जो खर्चे हैं उसको अलाउ नहीं होते, लेकिन इनको तो अलाउ होंगे क्योंकि इनका ये काम है। तो एक्सपेंसेस जो भी ये इंकर करते हैं इनको ओन करने और मेंटेन करने के वो अलाउ होंगे। सच लॉ शैल बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74A, जो कि आप क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज वाले पार्ट में कवर करोगे। क्लबिंग ऑफ इनकम में तो जनरली क्या होगी कि जानबूझ के एसेट ट्रांसफ़र कर दी गई जिस पे इनकम अर्न हो रही है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स को बचाने के लिए, इनकम टैक्स एवेजन के लिए ऐसा पार्ट किया गया है। तो वो तो आप अगली वीडियो में कवर करेंगे। वैसे ही देखिए क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स, कोई भी इनकम टैक्स पेड या पेबल हो वो भी अलाउ नहीं होता। इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया इफ़ नो TDS और आफ्टर TDS नॉट पेड टू गवर्नमेंट। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट अलाउड होता है अगर ड्यू डेट के अंदर जनरली गया आपने TDS क्या कर दिया, काट लिया। चलो TDS काट लिया और जमा करा दिया। चलो आपने TDS काट लिया लेकिन जमा नहीं कराया, वो भी जनरली आपको अलाउ नहीं होगा। तो याद रखना आपको TDS काटना है और TDS को गवर्नमेंट में जमा कराना है, तब जाके आपको वो इंटरेस्ट अलाउ होता है। तो कह रहा है पेबल आउटसाइड इंडिया इफ़ नो TDS, यानी आपने TDS डिडक्ट नहीं किया, या बोल रहा है आफ्टर TDS यानी डिडक्ट करने के बाद आपने गवर्नमेंट में जमा नहीं कराया। तो एक होता है डिडक्ट और एक होता है गवर्नमेंट में पे करना, यानी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो आपने काट लिया लेकिन जमा नहीं कराया, तब भी आपको अलाउ नहीं होगा। आपने काटा ही नहीं, तब भी आपको अलाउ नहीं होगा। वैसे ही बोल रहा है सैलरी जो कि आउटसाइड इंडिया पेबल है, आपको कोई एम्प्लॉय बाहर है तो ये बोल रहा है सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया इफ़ नो TDS, यानी TDS आपने काटा ही नहीं, या बोल रहा है अगर आपने TDS काट लिया आफ्टर TDS लेकिन गवर्नमेंट में जमा नहीं कराया, तब भी आपको अलाउ नहीं होगा। तो इसका मतलब जब भी आप गवर्नमेंट में जमा कराओगे तब जाके वो अलाउ हो जाता है, याद रख लेना। फिर बोल रहा है पेमेंट टू रेसिडेंट 30% ऑफ सम पेड शैल बी डिसअलाउड इफ टैक्स इज नॉट डिडक्टेड और टैक्स आफ्टर डिडक्शन इज नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। इसका मतलब क्या है कि जो भी सम पे किया उसका 30% डिसअलाउड हो जाता है अगर टैक्स काटा नहीं गया, या टैक्स काटने के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न बनने की ड्यू डेट के अंदर जमा नहीं कराएगा। ठीक है, काट तो लिया लेकिन उसके बाद क्या उसको जमा नहीं कराया, यानी गवर्नमेंट में जमा नहीं कराया, तो उस केस में जो भी सम पे किया उसका 30% डिसअलाउड होता है। लेकिन जैसे ही जमा करा देते हैं तो वो अगले साल अलाउड हो जाएगा, याद रखना। ये भी प्रोविज़न मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पर मैं क्या ये शॉर्ट में ही बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रोविज़न क्या देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ रही है तो उससे रिलेटेड जो डिडक्शन है वो अलाउ है या नहीं है, ये जनरली यही कवर कर रखा है। तो कौन कौन सी अलाउ है कौन कौन सी नहीं है, वो पर्टिकुलर किस से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड है। कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड है, तो उसके जो खर्चे होंगे वो इसी में अलाउ होंगे, जो नहीं होंगे वो इसी से रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आपने डीम्ड इनकम का पढ़ा था तो आपको पता है कि वो तो आपने किस में पढ़ा, PGBP में कवर किया। तो वैसे ही यहाँ पे भी दे रखा है कि जैसे प्रोविजन जो थे सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अप्लाई थे इनकम फ्रॉम यानी PGBP के, वैसे ही अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड इनकम है तो उस केस में जो इससे रिलेटेड डीम्ड इनकम होगी वो भी यहीं पे ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, वो PGBP में नहीं जाएगी क्योंकि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड है, वो PGBP से रिलेटेड है ही नहीं, नॉर्मल सा पार्ट। तो ये बोल रहा है पेमेंट टू रिलेटिव एक्सेसिव पेमेंट शैल बी डिसअलाउड, जो भी एक्सेसिव पेमेंट होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा, सेम एज 40A सबसेक्शन 2। तो जो आप PGBP में जाके देखोगे सेम आपको मिलेगा। वैसे देखिए ये भी मैंने आपको बताया, कैश पेमेंट टू ए पर्सन इन ए डे फॉर वन एक्सपेंडिचर अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और ECS थ्रू बैंक अकाउंट एक्सीडिंग ₹10,000। आपको बताया कि 10,000 से ऊपर से ज़्यादा का अमाउंट अगर आपने कैश में पे कर दिया, कह रहे हैं ना, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक या क्रॉस पे चेक से कर दिया, जो कि एक तरीके से नेट बैंकिंग के केस में नहीं आता, या हम बोलते हैं कि बैंक से रिलेटेड केस में नहीं आता। अगर आप क्रॉस चेक से कर लेते हो, कैश से पे कर देते हो, तो जनरली वो अलाउ नहीं होता। कितना, 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट तो वो अलाउड नहीं होगा, लेकिन 10,000 तक का तो अलाउ होगा। ठीक है, अगर 10,000 से ऊपर का पार्ट आप अकाउंट पे ही चेक से कर रहे हो, ड्राफ्ट से कर रहे हो, ECS से कर रहे हो, तो वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कर रहे हो तो उस केस में वो आपको अलाउ नहीं होगा। होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड, ये हो गया। अब देखिए याद रख लेना कि मैंने आपको ये पॉइंट बताए हुए इलस्ट्रेशन के, यानी पहले कहीं ना कहीं कवर कर रखे हैं, या अभी हमने जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के सारे पार्ट में कवर किए। तो ये वेस्टेज ये कि अगर मैं कवर कराता हूँ, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, ये आपका दे रखा है इलस्ट्रेशन, यहाँ तक के आपके पॉइंट है। इसके बाद जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, तो पहले बिना देखे एक बार इसको सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन से आप कवर कर लेना। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है। तो आई होप आपको आज की वीडियो का पार्ट समझ में आया होगा, क्योंकि इतना टिपिकल नहीं है। और देखिए मैं CA के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहा, मैं जनरली किसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ,
अपने नेट के कोर्स के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, क्योंकि सीए में तो जनरली क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप पास्ट ईयर के एमसीक्यूज देखते हो तो उसमें सिंपल सिंपल पार्ट आता है। जनरली मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिडक्शन आती है आपकी। एग्रीकल्चर इनकम का एक कोई पॉइंट आ गया जनरली, ठीक है, एक कोई लाइन आ गई, इसमें से बोल दिया है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या 4 पॉइंट दे दिए उसमें से कौन से 3 ट्रू हैं। इस तरीके से एडमिसिबल एक्सपेंस कौन से है, अलाउबल एक्सपेंस कौन से है, पीजीबीपी के वो आ गए। तो जब आप देखोगे तो आप ये सारे पॉइंट थ्योरेटिकली देखोगे, आपको न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकली क्वेश्चन देखने को बहुत कम मिलेगा। अगर मिलता भी है तो ज़्यादातर आपको असेसमेंट का मिलता है कि एक पर्टिकुलर रेसिडेंट पर्सन है, उसकी इनकम दे रखी है और आपको उसकी टैक्सेबिलिटी का पार्ट कैलकुलेट करना है। इससे ज़्यादा आपसे पूछता भी नहीं है। कभी कभी आपसे क्या करेगा, जैसे कौन कौन से अलाउंस अलाउबल है, या हम बोलते हैं ना जैसे सैलरी में हम करते हैं कि टैक्सेबल अलाउंस कौन से हैं, पार्टली कौन से है, तो जनरली वो भी पूछ लेता है। तो इस तरीके से याद रखना, जब आप ई फाइलिंग का पार्ट देखोगे तो उसमें रिटर्न का पूछ सकता है कि ड्यू डेट क्या है रिटर्न बनने की, बिलेटेड रिटर्न का पार्ट क्या है। इस तरीके से तो वो सारे थ्योरी के पार्ट है। फिर भी मैं आपको जानबूझ के एग्जाम्पल कवर करा रहा हूँ जिससे आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ जाए। जहाँ तक लिमिटेशन है, क्योंकि ऐसे तो मैं कवर कराऊंगा तो अराउंड इसकी 150-200 वीडियो बन जाएगी, जबकि मुझे इसको क्या करना है, लिमिटेड 90-100 वीडियो में ही कवर करना है कि 100 वीडियो तक में सारा पार्ट आपका इनकम टैक्स का कवर हो जाए, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग भी है एक तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।